क्वेश्चन नंबर 2 में ऐसा बोला है, among the isomeric alkanes of molecular formula C5H12 identify the one that on photochemical chlorination yield a single monochloride C5H12 इसने, हाँ ये बताओ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है कंपाउंड में। जब भी सवाल आता है तो पहला काम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बताना होता है। कितना डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है? कितना? 0। अगर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 0 है तो इसका मतलब एक भी डबल बॉन्ड या रिंग वाला पार्ट तो नहीं हो सकता, ठीक है, C5H12। और इसके बाद बोला है आइडेंटिफाई द वन दैट ऑन फोटोकेमिकल क्लोनेशन यील्ड अ सिंगल मोनोक्लोराइड। तो अगर हम लोग मान लो कि C5H12 का आइसोमरिक अल्केन्स बना रहे हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है? तो एक ये पॉसिबिलिटी है 5 का लीनियर कार्बन चेन, मतलब अल्केन बन जाएगा, पेंटेन बन जाएगा। दूसरा कार्बन चेन छोटा किया, अब मिथाइल पहले कार्बन पे लगाओ या दूसरे कार्बन पे लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तीसरी पॉसिबिलिटी कार्बन चेन को और छोटा किया, तो 3 ही तो आंसर निकल के आ रहा है। अब इस 3 आंसर वाले पार्ट में सिंगल मोनोक्लोराइड कहाँ मिलेगा? तो पहले वाले में तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन डिफरेंट टाइप का है, ये दोनों सेम है और ये दोनों सेम है, तो एक तो इसमें नहीं हो सकता। दूसरे में ये दोनों कार्बन सेम टाइप का है, तो यहाँ से एक आएगा, यहाँ एक आएगा, यहाँ एक आएगा, यहाँ एक आएगा, यहाँ 4 हो जाएगा। और इस केस में चारों कार्बन सेम टाइप का है, कहीं कोई डिफरेंस नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे कोई भी एक रिएक्शन करा के पहले वाले का आंसर ये बना सकते हैं 3 आइसोमरिक मोनोक्लोराइड, ये आंसर बना सकते हैं 4 आइसोमरिक मोनोक्लोराइड, ये आंसर बना सकते हैं। बुझा गया? हाँ। ये तो बनने लायक सवाल था, इसमें मतलब गलती नहीं होना चाहिए था। इसमें अगर गलती हो रहा तो वो गलत बात है, ऐसा गलती नहीं करने का। और कोई डाउट? बोलते जाओ भैया, और कोई डाउट है तो बोलते जाइए। चलो, अगर डाउट नहीं है तो लास्ट क्लास में क्या पढ़ाए थे एक बार देख लेते हैं। और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का मैकेनिज्म मेंशन कर दिया था जहां तक हमको ध्यान है। और मैकेनिज्म मेंशन करने के अलावा लास्ट क्लास में बोले थे कि शायद रिएजेंट्स बताएंगे और फिर क्वेश्चंस बताते चले जाएंगे। और रिएजेंट्स वाले पार्ट में कुछ पॉइंट्स होगा, उन पॉइंट्स को भी हम लोग डिस्कस करते चले जाएंगे। चलो बहुत सही, फटाफट अपने कॉपी में हेडिंग डालना शुरू करो। किसी को कोई और डाउट है तो पूछ लो, अगर डाउट नहीं है तो हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं। हाँ बोलो सर। Nr2+ और Sr3+ में ज्यादा वीक कौन है लिविंग ग्रुप? Nr2+ और Sr3+। ज्यादा वीक लिविंग ग्रुप हम लोग Nr2+ और Sr3+। ज्यादा वीक लिविंग ग्रुप हम लोग इसको रखते हैं Sr3+ वाले पार्ट, सॉरी Sr2+ वाले पार्ट को रखते हैं। ऑल्दो वीक लिविंग ग्रुप कौन सा, अगर ये कंसीडर करें, एक मिनट, तुम लोग स्क्रीन दिख रहा है क्या? नहीं सर। नो। आवाज आ रहा है सबको? यस सर। Sr2+ बोला और Nr3+ बोला, तो दोनों में अगर हम लोग H+ सॉरी कंपाउंड को हटाते हैं तो Sr2 आ जाएगा और दूसरे वाले केस में Nr3 आ जाएगा। लिविंग ग्रुप के हिसाब से अगर बात करें तो ज्यादा बेसिक तो नाइट्रोजन वाला पार्ट है, मतलब ऑक्सीजन वाले पार्ट से ज्यादा बेसिक नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन से कम बेसिक। हाँ ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस वाला पार्ट नाइट्रोजन है। अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो पुअर लिविंग ग्रुप होना चाहिए, ज्यादा पुअर लिविंग ग्रुप Nr3+ निकल के आएगा, ये बोल सकते हैं। लेकिन उसको इससे रिलेट मत करना, जैसे तुम किस कॉन्टेक्स्ट में ये सवाल बोला है, ये चीज बताओ। सर डीपीपी में एक क्वेश्चन था। हाँ, उसमें क्या कॉन्टेक्स्ट क्या था? परसेंटेज ऑफ प्रोडक्शन किसका ज्यादा होगा? हाँ, परसेंटेज ऑफ प्रोडक्शन Sr2+ में ज्यादा होता है। था किसमें से? परसेंटेज ऑफ जो हॉफमैन एलिमिनेशन प्रोडक्ट बनाते हैं ना हम लोग, यस। उसमें परसेंटेज ऑफ हॉफमैन्स प्रोडक्ट Sr2+ में ज्यादा बनता है, ठीक है। वहाँ पे लिविंग ग्रुप एबिलिटी पुअर भले ही है, मतलब लिविंग ग्रुप एबिलिटी को अगर कंपेयर करें हम लोग तो उस केस में
कुछ मीटिंग मेरा एंड हो गया है, क्या गड़बड़ हो रहा है, 1 मिनट रुको थोड़ा। जो सवाल में हम लोग लिविंग ग्रुप एबिलिटी वाला पार्ट कंसिडर करते हैं, तो लिविंग ग्रुप एबिलिटी वाले पार्ट के कंसिडरेशन में हम लोग नाइट्रोजन वाले पार्ट को डेफिनेटली ये क्या बोलते हैं पुअर लिविंग ग्रुप बना के चलेंगे, उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हम लोग हॉफमैन एलिमिनेशन प्रोडक्ट की बात करते हैं तो सबसे बेकार मतलब सबसे ज्यादा हॉफमैन एलिमिनेशन प्रोडक्ट वाला पार्ट, अरे स्क्रीन नहीं दिख रहा, पता नहीं यार नेट गायब हो गया है, पता नहीं क्या हो गया, तो स्क्रीन नहीं दिख रहा। तो सबसे ज्यादा जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट निकल के आता है मेरा इसमें क्या बोलता है, सबसे ज्यादा तो हॉफमैन एलिमिनेशन प्रोडक्ट वाला पार्ट का परसेंटेज निकल के आता है, वो SR2+ वाले पार्ट में ज्यादा निकल के आता है। इस फैक्ट को थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। सर आंसर में इसका दिया होता है NR3+। NR3+ नहीं होता है, जहां तक हमको ध्यान है NR3+ नहीं होता है। हम फिर भी एक बार कंफर्म कर लेंगे क्योंकि ये फैक्ट मेरे दिमाग से मतलब बहुत पहले हम कहीं पे पढ़े थे, तो इस वजह से हम इसमें हम कंफर्म नहीं बोल सकते, हमको इसको एक बार कंफर्म करना पड़ेगा। हम देख लेते हैं, बुक्स वगैरह में डेफिनेटली दे रखा होगा, उसके हिसाब से हम बता देंगे। सर लेकिन उसमें ऑप्शन मतलब उस टाइप का नहीं था, एक ही टाइप का वैसा ऑप्शन ही था। कौन से DPV में सवाल दे रखा है? जैसे उसमें ना एक ब्रोमीन भी दिया हुआ था। क्वेश्चन भेज दिए हैं इसमें डाउट ग्रुप में। एक मिनट, स्क्रीन तो यार तुम लोगों को दिखेगा नहीं और नेट मेरा चल नहीं रहा है, पता नहीं क्या हो गया इंटरनेट का। हम फोन में ही देख रहे हैं तो लोगों का स्क्रीन नहीं दिख रहा बेसिकली। BR वाला पार्ट दे रखा है, SME होल टॉइस दे रखा कि हम लोग Y वाले पार्ट में द सब्स्टिट्यूएंट Y फॉर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन। यार ये तो अलग टाइप का सवाल है, नहीं हम इस सवाल के सेंस में बात नहीं कर रहे हैं। हम ये चीज बोले जैसे कौन से कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। जैसे सवाल में ये बोला है कि बाकी लोग भी अपने फोन में देख सकते हैं, जो ग्रुप में सवाल डाला गया है डाउट ग्रुप वाले में, उसमें फोन में देख लो क्योंकि स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा मेरा भी। तो सवाल में एक रिएक्टेंट दे रखा है, रिएक्टेंट वाले पार्ट में 4 का कार्बन चेन दे रखा है और 4 के कार्बन चेन के अलावा हम लोगों का एक Y ग्रुप दे रखा है और OET माइनस के साथ हीटिंग दे रखा है। एलिमिनेशन होगा क्योंकि हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस लेके चल रहे हैं और हीटिंग वाला पार्ट भी दे रखे हैं और 2 प्रोडक्ट बन रहा है A और B। ए वाला पार्ट हम लोगों का हॉफमैन एलिमिनेशन प्रोडक्ट है, बी वाला पार्ट हम लोग का सेल्जेफ प्रोडक्ट है। सवाल में ऐसा बोला है द सब्स्टिट्यूएंट Y फॉर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन। तो कहीं भी ऐसा बोला है क्या कि ए प्रोडक्ट ज्यादा बनाना है कि बी प्रोडक्ट ज्यादा बनाना है, ऐसा कुछ बोला है क्या? दिया हुआ है ए ज्यादा। ए ज्यादा क्वेश्चन दिया हुआ है ना सर, ए और बी करके, उसमें ग्रेटर देन का साइन दिया हुआ है प्रोडक्ट। अच्छा ए वाला पार्ट ज्यादा, द सब्स्टिट्यूएंट Y फॉर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन। ब्रोमीन तो सबसे लास्ट में जाएगा, ब्रोमीन का तो सोचना ही नहीं है। ब्रोमीन अगर सबसे लास्ट में जाएगा तो उसके हिसाब से एक ही ऑप्शन आ रहा है NME होल थ्राइस। पुअर लिविंग ग्रुप तो नाइट्रोजन होगा, पुअर लिविंग ग्रुप डेफिनेटली नाइट्रोजन होगा। और तो एक बार तो कंफर्म करना पड़ेगा हॉफमैन एलिमिनेशन प्रोडक्ट वाले पार्ट में। ठीक है, हमको एक बार चेक कर लेते हो इस चीज को, क्योंकि पुअर लिविंग ग्रुप वाला तो नाइट्रोजन है, बट हमको जहां तक ध्यान है कभी हम पढ़े हैं इस चीज को कि इसमें SR2+ वाले पार्ट का जो लिविंग ग्रुप एबिलिटी होता है, मतलब SR2+ में जो हॉफमैन प्रोडक्ट मिलता है वो ज्यादा निकल के आता है, शायद हमको ऐसा ध्यान है। हम कुछ कंफर्म नहीं बोल सकते इस चीज में, होना चाहिए लॉजिकली अगर बात करें तो नाइट्रोजन वाला पार्ट पुअर लिविंग ग्रुप है और पुअर लिविंग ग्रुप की वजह से ही हॉफमैन एलिमिनेशन होता है। आइदर SR2+ है या फिर NR3+ है, मतलब एक पॉसिबिलिटी। फ्लोरीन तो सबसे लास्ट में होता है, ये एकदम कंफर्म है। बाकी दोनों में क्योंकि यहाँ पे एक बॉन्ड स्ट्रेंथ वाला भी पार्ट रहता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ वाले पार्ट के हिसाब से भी करते हैं काम, क्योंकि फ्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज बहुत स्टेबल होता है लेकिन बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत अच्छा होता है। ठीक है, हम इसको पता करके कंफर्म करके बता देंगे नेक्स्ट क्लास में, ज्यादा बेटर है। ब्रोमीन सबसे लास्ट में होगा तो एक ही ऑप्शन बच रहा है इसमें, मतलब जिससे देखो अगर ये सवाल को सॉल्व करना है तो ये कंफर्म करना मुश्किल है। हमको जो फैक्ट याद आ रहा है, हमको ध्यान रहा है कि सल्फर वाला पार्ट होता है क्योंकि बॉन्ड स्ट्रेंथ भी मैटर करता है, बट पुअर लिविंग ग्रुप के हिसाब से नाइट्रोजन होना चाहिए। अगर मान लो हम ऑप्शन के हिसाब से काम करें तो ऑप्शन वाले पार्ट में एक चीज मालूम है कि ब्रोमीन में तो हम लोग का SR प्रोडक्ट ही बनेगा,
तो इसका मतलब ब्रोमीन तो सबसे लास्ट में ही होना चाहिए, तो सी ऑप्शन के अलावा कोई और ऑप्शन हो नहीं सकता है। लेकिन फिर भी ये फैक्ट क्या है, एक बार फैक्ट मालूम हो जाना मेरे हिसाब से ज्यादा सही रहेगा। तो नेक्स्ट क्लास में इस चीज को कंफर्म करके बता देंगे, तो ज्यादा बेटर है। और इसके अलावा अगर कोई डाउट है तो पूछो। यार मेरा नेट नहीं चल रहा, हम लोगों के इसमें नेट नहीं चल रहा, नेट गायब हो गया। सारा नेट वाला प्रॉब्लम तुम्हारे टाइम पे क्यों होता है? और कोई डाउट है किसी को तो बोलो। इसके अलावा सर ग्रुप में भेजो। ग्रुप में भेजा है, एक मिनट। An alpha particle after passing through a potential difference of 2 into 10 to the power 6 volt falls on a silver foil. The atomic number of silver is 47. Calculate the kinetic energy of the alpha particle at the time of falling on the foil. Kinetic energy of the alpha particle at a distance of 5 into 10 to the power minus 14 meter from the nucleus, that of shortest distance from the nucleus of the silver to which the alpha particle reaches. अभी फिजिक्स में तुम लोगों का मॉडर्न फिजिक्स चल रहा है ना, उसमें एक टॉपिक आया कहीं भी, क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। एनर्जी कंजर्वेशन से ही ना बनेगा, ये तो हमको नहीं को ध्यान नहीं है कैसे बनेगा, लेकिन क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच में केवल एनर्जी कंजर्वेशन का फैक्टर नहीं रहेगा, फोर्स वाला पार्ट भी तो रहता है। अगर रिपल्शन का फैक्टर एग्जैक्टली पार्टिकल लौट जा रहा है तो वहां से हम लोग क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच निकालते हैं। इनिशियल वेलोसिटी कितना है, तो इनिशियल वेलोसिटी वाला पार्ट में कुछ दे तो नहीं रखा, पासिंग थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 2 into 10 to the power 6 वोल्ट। पर इसमें तो फर्स्ट वाला पार्ट कैसे करेंगे, फिर इनिशियल नहीं देख रखा है। एक सेकंड बता रहे हैं। एन अल्फा पार्टिकल आफ्टर पासिंग थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 2 into 10 to the power 6 वोल्ट, यहाँ से हम लोग ये निकाल लेंगे, एनर्जी निकाल लेंगे। चार्ज इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू एनर्जी इज इक्वल टू क्यू इनटू वी। ये हम लोग जो उसमें अपने डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस में पढ़ते हैं, वहां से तो हम लोग इसका भी फॉर्मूला निकाल लेते हैं। मोमेंटम वाला पार्ट h अपॉन रूट अंडर 2m ke या 2m qv, यहाँ से हम लोग मोमेंटम भी निकाल सकते हैं आराम से। सर तो वो वाला फॉर्मूला तो इलेक्ट्रॉन के लिए होता है ना, अल्फा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन के लिए होता है। अबे नालायक आदमी, चार्ज के लिए होता है। क्यू चार्ज, अगर जैसे हम लोग 2m ev जो लिखते हैं, वो ev में q वाला पार्ट इलेक्ट्रॉन के बराबर हो गया। हम लोग ev थोड़ा ना यहाँ पे लिख रहे हैं, हम लोग यहाँ पे ये कर रहे हैं qv। qv वाले पार्ट का मतलब हो गया कि हम लोग अल्फा पार्टिकल के चार्ज को कंसिडर करते हुए काम कर रहे हैं बेसिकली। तो एक मिनट रुको, स्क्रीन शायद आ गया। हाँ ठीक है, फिर ये वाला भी इक्वेशन तो एनर्जी कंजर्वेशन से ही ना आता होगा। एनर्जी कंजर्वेशन हम भूल चुके हैं, फिजिक्स का पार्ट आता तो वहीं से है, बट एनर्जी कंजर्वेशन से मतलब क्या है अपने को, ये पॉइंट बताओ हमको। इसमें अगर हमको एक पार्टिकल के ऊपर, एक कोई भी चार्ज पार्टिकल है, उसके ऊपर हम लोगों को अगर ये निकालना है, क्या बोलते हैं, टोटल एनर्जी निकालना है, तो उसमें एनर्जी कंजर्वेशन क्यों लगाना है हमको? अभी हम तो सीधा एनर्जी निकाल रहे हैं बेसिकली अभी के लिए तो। अच्छा एक मिनट, लेकिन अगर कोई भी हम लोगों के पास चार्ज पार्टिकल है, उससे कोई मतलब नहीं है, बट अगर कोई भी चार्ज बोलो, पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है ना, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकलेगा ना। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी नहीं, जैसे सवाल इस तरीके से रखा, अल्फा पार्टिकल आफ्टर पासिंग थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ इतना, तो जैसे ऐसा बोलते हैं ना, मान लो कि हम लोग एक पोटेंशियल डिफरेंस में जस्ट यहाँ पे एक पार्टिकल को डाले, जैसे ही उस रेंज में आया, इस पोटेंशियल डिफरेंस वाले रेंज में आया, तो उसका एनर्जी वाला पार्ट बढ़ना शुरू हो गया। टोटल एनर्जी जो गेन हुआ, काइनेटिक एनर्जी वाला पार्ट जो गेन हुआ, वो Q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है। और इस चीज को अगर हम लोग, जैसे पार्टिकल ऐसा है, मान लो कि अल्फा पार्टिकल गया बॉम्बार्डमेंट में, और यहाँ पे पार्टिकल जाकर के जस्ट वापस आने वाला है, मतलब जिस पाथ से गया एग्जैक्टली उसी पाथ पे वापस आना है, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, फिर फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, ये बताओ। अगर एक पार्टिकल इनिशियली कुछ वेलोसिटी से गया और वहां से वापस आना है, तो जो फाइनल वाला पॉइंट है जहां से पार्टिकल को वापस आना है, वहां पे वेलोसिटी 0 है, तो काइनेटिक एनर्जी 0 है। मतलब अगर हम इस कॉन्टेक्स्ट में बात करें, जो जिस कॉन्टेक्स्ट में तुम बोल रहा है कि वर्क एनर्जी थ्योरम या फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा रहे हैं, इस तरह का चीज हम लोग पढ़ते ही नहीं है एटॉमिक स्ट्रक्चर में। और ये तुम्हारा वर्क और एनर्जी में तब आता है जब हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर खत्म हो जाता है।
तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के कॉन्टेक्स्ट में अगर इस सवाल को सॉल्व करना है तो कैसे करें? तो बस ये चीज मालूम है, अगर कोई भी एक पार्टिकल है जिसका चार्ज Q के बराबर है और इसको हम लोग V पोटेंशियल डिफरेंस से पास कराते हैं, तो उस केस में काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू QV के बराबर। इसलिए तो हम लोग को वहां पे फॉर्मूला आता था ना, जैसे H/√2m KE, ऐसा लिखते थे हम लोग एक फॉर्मूला, मतलब लैम्डा इज इक्वल टू H/√2m KE, पहला फॉर्मूला। दूसरा H/√2m QV, और QV में अगर इलेक्ट्रॉन होता था तो EV लिख दिया करते थे 2meV, और वहीं से और उसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके 150/V कंसिडर किया करते थे। ये सब अपना फॉर्मूला था। बट काइनेटिक एनर्जी को हम लोग QV के बराबर लिखते थे, और उसके में अगर Q इलेक्ट्रॉन है तो हम लोग EV के बराबर वैल्यू लिख सकते हैं। तो अगर हम लोग का काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू P है, तो अल्फा पार्टिकल में कितना चार्ज होता है? बोलते जा सूरज, अल्फा पार्टिकल में क्या चार्ज होता है? 2+, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना दे रखा है? 2 × 10⁶ वोल्ट। तो हम लोगों का जो 2 पॉजिटिव चार्ज है तो Q इज इक्वल टू 1.6, सॉरी 2 × 1.6 × 10⁻⁻19, और बाकी सर बचा आंसर पाना। तो आ ही जा रहा था वो। क्या आंसर तो आ ही जा रहा था मेरा। तो दिक्कत कहाँ पे आया? यही थ्योरेटिकल वाले पार्ट में। फिर से एक बार क्लियर कर लो शिशु, तुम्हारा क्या कंसेप्ट, मतलब तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए था और यहाँ पे क्या चीज हुआ? सर इसमें ऐसा थोड़ी ना दिया हुआ कि रेस्ट से जा रहा, अगर रेस्ट से जाता तो फिर हम बोल सकते थे कि काइनेटिक एनर्जी वहां पे वैसा अरे है। तो तो सर जो एटॉमिक ये जो स्ट्रक्चर, ये जो चीज लिखा है ना, एन अल्फा पार्टिकल आफ्टर पासिंग थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ इतना, आफ्टर पासिंग, मतलब जैसे ही हम लोग जैसे लिखते हैं ना कि एक पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ इतने से अगर कोई पार्टिकल पास किया, तो उस केस में हम लोग का कितना उसमें ये निकल के आएगा, क्या बोलता है, कितना हम लोग का पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी निकल के आएगा। ये हम लोग जब बोलना शुरू करते हैं तो उसे बोलने से पहले से एक चीज थोड़ा अंडरस्टूड होता है हम लोगों का, कि हम लोग जैसे इस पोटेंशियल डिफरेंस के जोन में इस पार्टिकल को जस्ट डाले, तो अगर पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट कर, पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है, तो पार्टिकल अपने आप वेलोसिटी गेन करेगा। तो यहाँ से जस्ट वेलोसिटी गेन करना शुरू किया, और इस पोटेंशियल डिफरेंस के जोन से जैसे ही बाहर निकला, मतलब जहाँ पे 2 × 10⁶ वोल्ट है, जैसे इससे बाहर निकला तो उसके बाद उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो उसके आगे का वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया, ऐसा बोल रहे हैं। समझ आया थोड़ा बहुत? बोल भाई जल्दी, समझ आया कि और उसमें एक्सप्लेन करना है कुछ? रहने दीजिए सर, सोचेंगे फिर। इस सोचेंगे नहीं, अगर कोई डिफिकल्टी है तो पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। सर सोचेंगे, डाउट होगा तो फिर पूछ लेंगे। चलो ठीक है, मतलब ये स्टेटमेंट का थोड़ा ध्यान रखना, ये स्टेटमेंट का वही मतलब है, पासिंग थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 2 × 10⁶ वोल्ट का मतलब ये एक्स्ट्रा उसमें एनर्जी गेन करके लाए। हाँ ये बोल सकते हैं कि सर ऐसा भी तो नहीं, पासिंग थ्रू का मतलब पहले से भी कुछ वेलोसिटी होगा, तो उसके बाद जो भी यहाँ पे पार्टिकल आया उसके अलावा तो एक्स्ट्रा वेलोसिटी गेन कर जाएगा, तो फिर सवाल नहीं सॉल्व कर पाएंगे। जैसे उसको इस कॉन्टेक्स्ट में लो कि जो अल्फा पार्टिकल का बॉम्बार्डमेंट होता है, तो एक चीज बताओ कि हम लोग ऐसा लिखते हैं गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट भी, कि अल्फा पार्टिकल यहाँ जाता है फिर सब वापस आता है, दिस। ये अल्फा पार्टिकल के अंदर वेलोसिटी आता कैसे है? पार्टिकल को पकड़ के तो फेंक नहीं सकते, कैसे ये पार्टिकल में वेलोसिटी आता है? अगर एक अल्फा पार्टिकल यहाँ से जा रहा है तो इस अल्फा पार्टिकल के पास वेलोसिटी आया कैसे, ये बताओ। क्या अल्फा पार्टिकल को फेंक रहे थे, वेलोसिटी कहाँ से आया? हाँ मतलब अल्फा पार्टिकल को फेंक कैसे पा रहे हैं, ये वेलोसिटी उसको मिल कैसे बस पा रहा है? पोटेंशियल एनर्जी होगा तो पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट होगा। हाँ तो पोटेंशियल एनर्जी होगा कहाँ से? अगर मान लो कि हम लोग कहीं से अल्फा पार्टिकल ला रहे हैं तो उसको रोक के रखने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो कौन सा हाँ पोटेंशियल एनर्जी है उसके पास? तो ऐसा तो है नहीं कि दुनिया में कहीं से अल्फा पार्टिकल को ऐसा हम किसी तरीके से खींचते हुए लाए और रस्सी से बांध करके फेंक दिया, ऐसा तो करेंगे नहीं। तो अल्फा पार्टिकल हम लोग कैसे यहाँ से निकाल रहे हैं, कैसे यहाँ से अप्रोच करा रहे हैं गोल्ड फॉइल के ऊपर? कोई तो अपने पास एक्सपेरिमेंटल सेटअप होगा, जैसे हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं इलेक्ट्रॉन गन, ये तुम्हारा उसमें आता है, मतलब जब लोग बड़े लेवल पे माइक्रोस्कोप्स की बात करते हैं बेसिकली, तुम्हारा जैसे ये हो गया स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप SEM बोलते हैं, टनलिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप TEM बोलते हैं। तो इन सब में
हम लोग अपने स्कूल्स में देखते हैं ना एक्सपेरिमेंट में, माइक्रोस्कोप में हम लोग आंख लगा करके उसमें देख रहे होते हैं, तो हम लोग ऑप्टिक्स की वजह से दिखाई देता है, मतलब थोड़ा क्या बोल सकते हैं, इनलार्ज स्ट्रक्चर दिखाई देता है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ऐसा नहीं होता। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में एक इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन्स को बॉम्बार्ड किया जाता है और वो इलेक्ट्रॉन गन्स के रिफ्लेक्शन की वजह से, डिफ्लेक्शन की वजह से स्ट्रक्चर बनाया जाता है। इस चीज को हम लोग अगर इलेक्ट्रॉन गन के थ्रू इलेक्ट्रॉन को फेंक रहे हैं तो ऐसा होगा कि शुरुआत में इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है, अब इसको यहाँ से एकदम से वेलोसिटी फेंक रहे हैं जो कि सरफेस से टकराएगा, और सरफेस से जैसे ही टकराएगा तो उसका इमेज लेकर के आएगा, मतलब उस डिफ्लेक्शन के हिसाब से उस इलेक्ट्रॉन सर की तो वो वेलोसिटी गन से फेंकना तो अलग बात हो गया ना, तो उसमें तो समझ में आ रहा है कि रेस्ट से ही फेंक रहे होंगे। तो ये अल्फा पार्टिकल कहाँ से फेंकेंगे? अल्फा पार्टिकल भी किसी गन से ही फेंकेंगे, ठीक है। अगर अल्फा पार्टिकल ही फेंकना है तो किसी गन से ही फेंकना पड़ेगा। चलो इलेक्ट्रॉन गन नहीं, अल्फा गन बोल दिया, अल्फा पार्टिकल गन बोल दिया। तो ये जो लिखा है ये पार्ट, जो इलेक्ट्रॉन गन जो काम कर रहा है वो कैसे काम करता है? तो पार्टिकल पहले रेस्ट में है और उसको एक सर्टेन लेवल पे यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस वाला पार्ट मिला, तो पार्टिकल एक्सेलरेट हुआ। उसको जितना एक्सेलरेट कराना है, हमको जितना ज्यादा से ज्यादा एक्सेलरेट कराना है उतना पोटेंशियल डिफरेंस देते चले जाएंगे, उतना ज्यादा से ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस देते चले जाएंगे। तो उस केस में रेस्ट में पार्टिकल होता है और बिल्कुल रेस्ट से शुरुआत में ही यहाँ पे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस वाला पार्ट उसको प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो ये जो लिखा है पॉइंट, एन अल्फा पार्टिकल आफ्टर पासिंग थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस, और रेस्ट में पार्टिकल है और यहाँ से एक पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू पास किया और आगे सर और एक जब गन से शूट कर दे तो फिर तो काइनेटिक पोटेंशियल में ट्रांसफर होगा ना। गन से जब शूट करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में ट्रांसफर होगा। तुम उसको बंदूक मत समझ लो, ठीक है। बंदूक में मारे हैं सर, एक काइनेटिक एनर्जी इनिशियली मिल गया। बंदूक में जब हम लोग मारते हैं तो क्या होता है, एक एक वो क्या हुआ है, स्ट्राइकिंग होता है। स्ट्राइकिंग होने की वजह से एकदम से जितना वेलोसिटी मिला वहीं पे मिल गया और फिर पार्टिकल आगे मूव करता है। इलेक्ट्रॉन में ऐसा नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन को हम लोग मार सकते हैं क्या? पीछे से धक्का मारे इलेक्ट्रॉन उड़ना शुरू कर दिया, ऐसा थोड़ा ना होता है। इलेक्ट्रॉन को हम लोग एक्सेलरेट कराते हैं। इलेक्ट्रॉन वाला पार्ट यहाँ रेस्ट पे है, तो एक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करना शुरू किया है। जैसे ये पोटेंशियल डिफरेंस हटाएंगे, इलेक्ट्रॉन वाले पार्ट में एक्सेलरेशन नहीं आएगा, वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे तो रेस्ट पे। जैसे करंट फ्लो करता है तो करंट का फ्लो करता है, जब हम लोग पावर सोर्स लगाते हैं तभी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है और करंट फ्लो करता है। तो अगर हम लोग ये पावर स्विच ऑफ कर दें तो इलेक्ट्रॉन को पोटेंशियल डिफरेंस नहीं मिल रहा, पार्टिकल मूव नहीं करेगा। तो पार्टिकल तो एग्जिस्ट कर ही रहा है लेकिन मूव नहीं कर रहा। एकदम से स्विच यहाँ पे जैसे ब्रेक किया, पार्टिकल मूव करना बंद कर दिया, या कर रहा है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो जो बंदूक है वो मैकेनिकल टाइप का चीज है, उसको हम लोग इस पे थोड़ा ना अप्लाई कर देंगे। बंदूक में कोलिजन हुआ, फिर उसको एकदम से वेलोसिटी मिला, फिर टाइम के साथ उसके वेलोसिटी धीरे धीरे खत्म होता चला गया, अब पार्टिकल नीचे डूब गया, ऐसा नहीं होता है। जैसे एक टर्म गूगल करके देखना, शायद ये चीज है, साइक्लोट्रॉन कोलाइडर। हाँ मैग्नेटिक्स में था। हाँ, तो ये जैसे ऐसा मत सर्च करना, ये सर्च करना, द बिगेस्ट एक्सपेरिमेंट इन द वर्ल्ड, ऐसा। ये एक्सपेरिमेंट को मना कर दिया गया, ये तुम्हारे वहां पे है। किसी को मालूम है स्विट्जरलैंड में कौन सा एक्सपेरिमेंटल वो है, एक एजेंसी है, बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट्स करता है। कोई आइडिया किसी को, कोई नाम जनरल नॉलेज के हवाले से? स्विट्जरलैंड की बात कर रहे हैं हम नाम भूल रहे हैं। वहां पे ये एक्सपेरिमेंट हो रहा था। इस एक्सपेरिमेंट में ये किया जा रहा था कि दो पार्टिकल्स को कोलाइड करना था। तो पार्टिकल्स को कोलाइड करने का तो ऐसा करके हम लोग एक सर्कुलर वो बना रखे थे और उसमें पार्टिकल को पोटेंशियल डिफरेंस दिए जा रहे हैं। हम लोग एक्सेलरेट कराए जा रहे हैं, दूसरे साइड से दूसरा पार्टिकल को एक्सेलरेट कराया जा रहे हैं और एक जगह पे जाके कोलिजन होना था। तो ऐसा माना जा रहा था कि अगर ये कोलिजन हो गया दोनों पार्टिकल में इतने एक्सेलरेशन से, तो ब्लैक होल क्रिएट हो जाएगा, सारा धरती नष्ट हो जाएगा। तो इस एक्सपेरिमेंट को वो नहीं मिला, मतलब परमिट नहीं मिला था कि नहीं एक्सपेरिमेंट नहीं करा सकते। वो इसी चीज से रिलेटेड है, कोलाइडर करके कुछ था नाम, एग्जैक्ट हम नाम भूल गए। 2008-9 का ही टाइम पे बात है, मतलब 8-9-10 के टाइम पे ऐसा कुछ हुआ था। फिर
शायद से बाद में एक्सपेरिमेंट के लिए अलाउ किया भी गया था, लेकिन फिर एपरेटस में कुछ गड़बड़ी हो गया था, ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुआ था। सर्च करके देखना गूगल में तो मालूम पड़ेगा। तो उसमें यही होता है कि पार्टिकल जैसे यहाँ पे है, अब यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस देना शुरू किए, तो पोटेंशियल डिफरेंस जैसे जैसे मिलता गया तो उसका एक्सेलरेशन आता गया, मतलब फोर्स लग रहा है, एक्सेलरेशन आ रहा है, पार्टिकल का वेलोसिटी बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। फिर जहाँ पे हमको वेलोसिटी कांस्टेंट रख लेना है कि ठीक है, इसके आगे हमको वेलोसिटी नहीं बढ़ाना है, मतलब फर्दर एक्सेलरेशन नहीं देना। पोटेंशियल डिफरेंस वहाँ के आगे बंद। यहाँ पे अगर पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से आगे देना बंद कर दिए तो जो वेलोसिटी यहाँ पे है उसी वेलोसिटी से पार्टिकल मूव करेगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ कर बाद हम सोच ले कि नहीं, यहाँ के अगर हमको वेलोसिटी नहीं देना है तो आराम से यहाँ से सीधा पार्टिकल बाहर निकल जाएगा। और कोई डाउट किसी को? तो इस केस में यार समझ लेना कि इनिशियली पार्टिकल रेस्ट में है और रेस्ट के बाद एकदम से फिर पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ इतने से पास किया और उसके बाद किसी सरफेस पे फॉल किया, दिस हुआ दैट हुआ, ऐसा बोल सकता है। और कोई डाउट? सर ग्रुप में डाला गया। सर इलेक्ट्रॉन 1s से 2s में कैसे आता है? इलेक्ट्रॉन 1s से 2s में कैसे जाता है? तुम पहला सीढ़ी से दूसरा सीढ़ी में कैसे जाता है? सर बीच में नोड होता है ना सर, बीच में 1s और 2s के बीच में नोड पाया जाता है ना। हाँ, मतलब तो वहाँ तो प्रोबेबिलिटी 0 होगा ना। तो कहाँ पे ये सुना है कि इलेक्ट्रॉन को 1s से 2s में भेज रहे हैं? बोर्स मॉडल में सुना है, ये क्वांटम मॉडल में सुना है? तो जाता है ना सर। किसमें सुना है? बोर्स मॉडल में सुना है कि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में सुना है? ये बताओ। और अगर मान लो बीच में नोड भी है तो ऐसा समझो कि, मतलब ऐसा क्यों होता होगा हमको शायद नहीं मालूम, बट ऐसा समझो कि मान लो जैसे पहाड़ी एरिया में गए, ठीक है, तो ऐसा एक पहाड़ ये है, एक पहाड़ ये है, बीच में खाई है, इसको इधर से इधर जाना है, तो आदमी पार नहीं हो सकता है क्या? लेकिन किसी भी मोमेंट में सर वो बीच में आएगा ही ना सर। तो बीच में तो आएगा, लेकिन किसी मोमेंट पे आएगा तो हम लोग एनर्जी दे रखे हैं ना उसको, एक एनर्जी मतलब बेसिकली एक पुश दे रखे हैं ताकि वो पार कर जाए उस चीज को। नोड का मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है, ऐसा हम लोग मान के चलते हैं। लेकिन ऑर्बिटल के कंसेप्ट के हिसाब से अगर बात करें तो ऑर्बिटल का कंसेप्ट क्या है? व्हाट इज ऑर्बिटल? ये बताओ, मतलब ऑर्बिटल का बेसिक डेफिनेशन क्या है? एक 3 डायमेंशनल स्पेस जहाँ पे इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है, और उसमें ये भी बोलते हैं कि उसमें हम लोग अप टू 95% प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, मतलब 5% इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी पे भी रह सकता है। और इसलिए हम लोग का डायग्राम ऐसा कुछ निकल के आता है कि अगर एस ऑर्बिटल है तो इस टाइप का डायग्राम आता है, पी ऑर्बिटल है तो इन्फिनिटी पे जाके डायग्राम 0 होना शुरू होता है। तो एग्जैक्टली नोड कहाँ पे आया, कैसे बोल पाएंगे? तो ऐसा नहीं है कि, मतलब ठीक है, नोड का कंसेप्ट जो बोला जाता है उसमें यही है कि इलेक्ट्रॉन को की प्रोबेबिलिटी 0 है, वहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहा। लेकिन अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे रहे हैं तो एनर्जी देने पे तो सारा का सारा सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर खराब हो गया जो हम लोग का जीमैन इफेक्ट है और स्टार्क इफेक्ट है। हम लोग कोई भी कंसेप्ट की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट लेके चलते हैं, किसी भी तरह के बॉन्डिंग की बात करते हैं, डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक की बात करते हैं, हर जगह पे एक चीज मेंशन करते हुए काम करते हैं कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड वाला पार्ट नहीं होना चाहिए, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं होना चाहिए, तब जाके इस चीज को अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोग अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड करा रहे हैं तो हम लोग बेसिकली उसको एक्स्ट्रा एनर्जी देने की कोशिश करें जो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में मिल सकता है। तो उस इंस्टेंट की अगर बात कर रहे हैं तो उस सेंस में अगर बोल रहा है कि सर उस इंस्टेंट पे तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहा, बट पॉइंट ये हो जा रहा है ना कि अगर हम एक्स्ट्रा एनर्जी दे रहे हैं तो एक्स्ट्रा एनर्जी देते वक्त जिस इंस्टेंट पे एनर्जी देंगे उस इंस्टेंट पे एनर्जी मिलते ही पूरा का पूरा जो इलेक्ट्रॉन का स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब होगा ही होगा। तो उस पार्टिकुलर टाइम पे हम लोग नोड वाला कंसेप्ट अप्लाई नहीं कर सकते। नोड का कंसेप्ट हम लोग तब अप्लाई कर सकते जब इलेक्ट्रॉन बिल्कुल एक्सटर्नल मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड में एग्जिस्ट नहीं कर रहा। जैसे हमारे शायद न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन भी में आता है ना कि हम लोग एक्सिलरेटेड सिस्टम में इस तरह का चीज अप्लाई नहीं कर सकते। ग्रेविटेशनल वाली सर इसमें आता है तुम्हारा, इसी में तो आता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में आता है शायद से कि एक्सेलरेटेड फ्रेम में नहीं होना चाहिए चीज, रेस्ट वाले पार्ट में होना चाहिए, क्योंकि एक्सेलरेटेड फ्रेम में जैसे ही सब कुछ आता है तो सारा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। बोर्स मॉडल में भी हम लोग कंसेप्ट
को डिस्कस करते हैं तो ये चीज मेंशन जरूर किया करते हैं कि हम लोग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंट रख के चलते हैं, क्योंकि अगर कोई भी एक्सटर्नल एनर्जी का सोर्स डालेंगे तो इलेक्ट्रॉन का जो प्लेसमेंट है, इलेक्ट्रॉन का जो स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब होगा ही होगा। उसको यहाँ से रिलेट करो, जैसे फाजांस रूल की बात करते हैं हम लोग, तो फाजांस रूल में इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डिस्टॉर्शन होता है, जैसे एक नेगेटिव चार्ज वैसा रह गया, बट अगर पॉजिटिव चार्ज अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन डाल रहा है तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से हम लोग का इलेक्ट्रॉन क्लाउड वाला पार्ट डिस्टॉर्ट हो रहा है। अब अगर डिस्टॉर्शन हो गया तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से डिस्टॉर्शन हो रहा है, तो यहाँ पे नोड थोड़ा निकल के आ पाएगा, फिर नोड की बात नहीं कर पाएंगे। तो नोड की बात हम लोग तब करते हैं जब कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, मतलब एक सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन का तब की बात करते हैं। अगर हम लोग सिस्टम को एनर्जी दिए तो एनर्जी देते टाइम तो जैसे ही पूरे सिस्टम को एनर्जी मिला, तो ऐसा थोड़ी केवल इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिला, कोलिजन 1-on-1 होता है, बट एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन तो हर जगह पे रहा। तो हो सकता है कि उस टाइम पे एनर्जी के डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से या फिर एक्स्ट्रा एनर्जी मिलने की वजह से हम लोग का पूरा सिस्टम डिस्टर्ब होता हो। इसके ऊपर हम आज तक कोई कमेंट नहीं सुने हैं, ऑल्दो हम कुछ बोल नहीं सकते। और कोई डाउट? मतलब तुम्हारा डाउट वैलिड है कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर हम लोग एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करा रहे हैं तो एक्सटर्नल एनर्जी में हम लोग का सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, सिस्टम इस तरीके का नहीं रहता जो हम लोग कंसिडर करते हुए काम करते हैं। तो इसीलिए कुछ कमेंट करना भी गलत होगा, हम तो नहीं कमेंट कर सकते इस पे। और कोई डाउट किसी को? सर सिनेमाइल सिस्टम क्या होता है? सिनेमाइल सिस्टम मतलब ये चीज होता है, इस चीज को सिनामिक एसिड बोलते हैं। तो इस केस में सिनामाइल सिस्टम का बेसिक मतलब बस ये समझना, अगर एक कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से अटैच्ड कोई भी एक ग्रुप हुआ जो -m ग्रुप होगा, इस चीज को सिनामाइल सिस्टम बोलेंगे। जो LiLH4 है, NaBH4 वाला पार्ट है और डाइबल H वाला पार्ट है, ये सब के सब इन जनरल हम लोग अल्कीन को रिडक्शन में ले जाने के लिए यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अल्कीन वाला पार्ट न्यूक्लियोफाइल है। लास्ट क्लास में भी बोला था अल्कीन न्यूक्लियोफाइल है और हाइड्राइड भी न्यूक्लियोफाइल है, तो दो न्यूक्लियोफाइल आपस में कभी भी रिएक्शन नहीं कर सकते। लेकिन अगर सिनामाइल सिस्टम हुआ, मतलब अल्कीन वाला पार्ट एक -m ग्रुप के साथ अटैच्ड है, तो इस केस में -m में रेजोनेंस होने की वजह से हम लोगों का, एक मिनट सॉरी, यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा, यहाँ वाले पार्ट पे प्लस चार्ज आएगा। अब एक बार इस अल्कीन में पॉजिटिव चार्ज आ गया तो H- एज अ न्यूक्लियोफाइल आराम से इस पे अटैच हो सकता है। तो जो अल्कीन है वो अल्कीन क्योंकि दूसरे साइड गया, और फिर इसको ऐसा समझो जैसे मान लो ऐसा दे रखा है ग्रुप, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, C डबल बॉन्ड O H। अगर रेजोनेंस हुआ तो रेजोनेंस होने से हम लोग का ये स्ट्रक्चर आएगा, O- और यहाँ पे H और यहाँ पे प्लस चार्ज। अब इसमें अगर H- का एडिशन हुआ तो H- का एडिशन होने पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन O- आएगा। और फिर हम लोग नेक्स्ट स्टेप में हमेशा हाइड्रोलिसिस कराते ही कराते हैं, तो अगर हाइड्रोलिसिस वाला पार्ट कैरी आउट करने जाएंगे तो इसके इसमें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और OH एडिशन होगा, और ये इनॉल वाला पार्ट है, ये इनॉल वाला पार्ट अपने आप को ऑटोमराइज करके आराम से कीटोन वाले पार्ट में कन्वर्ट कर लेगा। तो देख के ऐसा लगा कि अल्कीन वाले पार्ट का रिडक्शन हो गया, क्योंकि अल्कीन में यहाँ पे डबल बॉन्ड था जबकि यहाँ पे नहीं है, बेसिकली हाइड्रोजन का एडिशन हो गया। हाइड्रोजन का एडिशन तो होता है लेकिन रेजोनेंस के इफेक्ट की वजह से जो पॉजिटिव चार्ज आता है उसके वजह से होता है, और इस तरह के सिस्टम को हम लोग सिनामाइल सिस्टम बोला करते हैं। सिनामिक एसिड से जो सिस्टम डिराइव किया गया है, तुम लोग को एक कॉमन नेम का लिस्ट शायद भेजा था, उस लिस्ट वाले पार्ट को देखना। कॉमन नेम का लिस्ट भेजा कि नहीं भेजा तुम लोगों को अभी तक? हम बताओ भी, कोई कॉमन नेम का एक लिस्ट, मतलब 80-90 मॉलिक्यूल एक जगह था और 80-90 मॉलिक्यूल और भी सर था वो तो उसमें। क्लास में ही ऑफलाइन में मिल गया था। मिल गया था, हाँ तो ठीक है। वो जो कॉमन नेम वाला लिस्ट है उसमें देखना सिनामिक एसिड नाम दे रखा होगा, सिनामिक एसिड वाले पार्ट से एसोसिएटेड जो स्ट्रक्चर है बेसिकली ये पार्ट, इसको सिनामाइल सिस्टम बोल सकते हैं। और कोई डाउट? आज सर बढ़िया बढ़िया डाउट पूछ रहे हैं सब लोग यार, मजा आ रहा है हमको भी डिस्कशन करके। ऐसे ही डाउट पूछा करो, पढ़ लिख करके क्या हो रहा है, कुछ मिलना थोड़ा ना है पढ़ लिख करके। एक मिनट यार, चैट में कोई कुछ भेजा है लेकिन चैट ओपन नहीं हो रहा, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है चैट में, नहीं कुछ आया नहीं है। और कोई डाउट है किसी को? सर जैसे हम लोग बोलते हैं ना, इलेक्ट्रॉन के एक्साइटेशन करवाते हैं ना, हाँ तो उसमें जितना एनर्जी चाहिए रहता है उतना एनर्जी देते हैं तो होता है ना, अगर उससे कम देते हैं तो वो अपनी जगह से हिलता ही नहीं है ना, वहीं पे रह जाता है ना, मानते तो ऐसा ही है, तो कहाँ जाता है एनर्जी? कहीं नहीं और जाता।
इलेक्ट्रॉन कोलाइड ही नहीं करता उस फोटॉन से। देखो बोर्स मॉडल में कुछ पोस्टुलेट्स माने गए हैं कि ऐसा पोस्टुलेट होता है, ये सही है कि गलत है इसका कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन इसको काटने का भी कोई लॉजिक नहीं है। मतलब इसको ऐसा समझो कि बोर्स बोल दिया गया सर्कुलर ऑर्बिट है, तो मान लो कि सर्कुलर ऑर्बिट है, अब इसके हिसाब से बहुत सारी चीजें फिट बैठ रही है। गलत कंसेप्ट तो आगे मालूम पड़ गया। ये जो बोलना है हम लोग का कंसेप्ट कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अगर है, तो अगर इलेक्ट्रॉन जो है जैसे ऐसा 2 एनर्जी गैप है और यहाँ के बीच में हम लोग का 2 इलेक्ट्रॉन का वो है गैप है, तो अगर हम लोग को एनर्जी एग्जैक्टली 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर मिलेगा तभी ये इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा। अगर 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिल गया तब भी एक्साइटेशन नहीं होगा, 1.9 मिल गया तब भी एक्साइटेशन नहीं होगा। ऐसा नहीं होता कि इलेक्ट्रॉन ऊपर जाके यहाँ वापस आ जाए। सर तो ये होना तो माना वैसा गया ही है। चाहिए ना। एक चीज बता, जैसे तेरा हाइट अभी कुछ दिनों से बढ़ा है क्या, ये कांस्टेंट रह गया है? पता नहीं। पता नहीं, मेजरमेंट नहीं किया। चलो ठीक है, हम अपना हाइट बताते हैं। मेरा हमको लगता है कि हम 12th क्लास में थे तो 5 फीट 11 इंच, और अभी भी उतना ही है। तो टाइम के साथ तो बढ़ते रह जाना चाहिए था ना, क्यों नहीं बढ़ रहा? मतलब हाइट जो है मेरा वो टाइम के साथ बढ़ते क्यों नहीं रह गया, रुक क्यों गया है, क्या रीजन है? तो एनाबॉलिक रेट जो घट जाता है ना। क्या वो घट जाता है एनाबॉलिक रेट? तो क्या मेटाबॉलिक रेट कुछ घटता है ना सर, फिर कैटाबॉलिक हाइट रेट बढ़ता है सर। फिर हाइट घट जाना चाहिए मेरा, सर सेम क्यों रह हाइट जा नहीं रहा है? घटता, लेकिन कुछ कुछ घटने लगता है ना, कमजोरी जैसे होने लगता है स्टार्ट। हाइट वाला हार्मोन्स नहीं निकलता बॉडी से। अगर मतलब हाइट वाला हार्मोन ऐड कर देंगे तो बढ़ जाएंगे? हाँ वो होता है ना सर पिट्यूटरी कुछ ग्लैंड, तो वहां से कुछ हाँ बात सुन ले। कुछ कुछ ऐसे नेचुरल फिनोमेनन है जिसको हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर सकते। एक्सप्लेन करने के पीछे हम लोग एक एक लॉजिक डालने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो सही है कि गलत है नहीं मालूम। जो बायोलॉजिकल प्रोसेस उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के फैक्ट से कि ऐसा होता है, वो उसका सही रीजन है कि नहीं। जैसे बोला ना एनाबॉलिक रेट बढ़ जाता है, मेटाबॉलिक रेट घट जाता है, वो एक फैक्ट है जो इस स्टेज पे होता है, लेकिन उस फैक्ट की वजह से ये होता है ये मालूम है क्या? ये तो नहीं मालूम किसी को, लोग बस रिलेट करके चल रहे हैं। तो ये चीज हम लोग यहाँ पे भी नहीं बोल सकते, किसी को नहीं मालूम है क्या है ये। हम एग्जैक्टली ये चीज बोल रहे हैं। इसमें तो मीम बन गया है कि 11th क्लास का स्टूडेंट मीम बना के डाल दिया है कि पूछो भी इलेक्ट्रॉन नहीं, कुछ भी ऐसा पूछो शेप वगैरह से रिलेटेड, तो सीधा ये जवाब होता है इलेक्ट्रॉन को देखा है क्या। इसमें कोई कमेंट नहीं कर सकते हम, तो कोई एक्चुअल में माइक्रोस्कोप में कमेंट। देख नहीं सकते क्या क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन को माइक्रोस्कोप में देख सकते तो हैं। वैसा कोई डिवाइस मतलब और पावरफुल नहीं बना है, आज तक कोई डिवाइस नहीं बना जो इलेक्ट्रॉन को देख सकता है। जिस दिन इलेक्ट्रॉन को देखने का डिवाइस बन गया उस दिन थ्योरी बनाना ही नहीं पड़ेगा। आज तक सुना है कभी भी कि प्रोटॉन को लेकर कोई थ्योरी बनाया, न्यूक्लियस को लेकर के, न्यूट्रॉन को लेकर कोई थ्योरी बनाया? आज तक कोई भी थ्योरी सुना है ऐसा कि न्यूक्लियस मतलब प्रोटॉन ऐसा एग्जिस्ट करता होगा? कभी कोई थ्योरी नहीं आया हम लोग के सामने। सारा थ्योरी इलेक्ट्रॉन के लिए क्यों आ रहा है, थ्योरी क्यों आ रहा है? क्योंकि कोई एक्सपेरिमेंटल सेटअप नहीं है जो इलेक्ट्रॉन्स को देख पाए। कोई एक्सपेरिमेंटल सेटअप नहीं है। और ये तो तुम्हारे उसमें एनसीईआरटी में दे रखा है एटॉमिक स्ट्रक्चर में, क्यों हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को नहीं मालूम कर सकते? कैसे देखेंगे? इलेक्ट्रॉन का स्पीड जो है 2 × 10⁶ के अराउंड होता है, और लाइट का स्पीड 3 × 10⁸ है, मतलब कंपेरेबल स्पीड है। मतलब जितने देर में हम लोग इलेक्ट्रॉन का पोजीशन मेजर करने की कोशिश करेंगे, तो कैसे इलेक्ट्रॉन का पोजीशन मेजर करेंगे? जैसे ऐसा सर्कुलर ऑर्बिट है, इलेक्ट्रॉन वाला पार्ट यहाँ आ रहा होगा ऐसा मानते सर हुए हम यहाँ लोग पे ऐसा लाइट भी तो गया। कोई डिवाइस या कैमरा बना सकते जो उतना स्पीड से जा सके तो दिखेगा ना। तो बना सकते ही नहीं है ना, यही तो दिक्कत है। हम लोग के लिए बनाने का लिमिट क्या है? हम लोग के लिए सबसे फास्टेस्ट लिमिट क्या है? लाइट है। मतलब अगर हम लोग साउंड की बात करें तो दिखा कि यहाँ साउंड से ज्यादा तेज तो लाइट है। तो चलो साउंड के लिए तो हम लोग बना दिए कि सुपरसोनिक विमान है जो आजकल साउंड से तेज चलता है। हम लोग ऐसा चीज ऑपरेटर बना दिए कि जो साउंड से फास्ट चल सकता है। बट लाइट से फास्टर क्या होता है? आज तो कोई चीज देखा है जो लाइट से फास्ट मूव करता हो? कोई भी चीज सुना है जो लाइट से फास्ट मूव करता हो? तो हम लोग का ये लिमिट है कि लाइट से फास्ट कुछ मूव ही नहीं कर सकता, तो उसके आगे इमेजिन कर पाना भी पॉसिबल नहीं है, और उस स्पीड पे जा पाना पॉसिबल नहीं है। क्या फोटोन बोलते हैं ना। तो फोटोन लाइट नहीं है क्या? फोटोन का मतलब क्या है? लाइट के पार्टिकल्स। लाइट के क्वांटम को फोटोन बोला करते हैं। क्वांटम ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज फोटोन। ये तो
ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का सिंपल सा कंसेप्ट है। तो ऐसा कोई ऑपरेटर्स नहीं बना कि जो इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ कमेंट कर पाए। इसी वजह से हम लोग उसके इलेक्ट्रॉन से थ्योरीज की बात करते हैं। वो थ्योरी सही है कि गलत है हमको नहीं मालूम। उसको छोड़ो यार, केमिकल बॉन्डिंग में जैसे हम लोग पहले प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप कंसेप्ट लेके आए, फिर हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट लेके आए, फिर पता चला कि वो भी गलत है, फिर हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी लेकर के आए, उसमें भी बहुत सारी चीजें सही नहीं है। अब पीएसपी मॉलिक्यूलर हाइब्रिडाइजेशन नहीं करता, क्यों नहीं करता, तो उसके पीछे एक थ्योरी डाल दिया गया। एग्जैक्टली क्या है किसी को नहीं मालूम, कुछ कमेंट नहीं कर सकते, थ्योरी है। अब उस तरह के एक्सपेरिमेंट्स होंगे तो आगे जाके बहुत सारी चीजें मालूम पड़ सकती है, ऐसा ऐसा कुछ हो सकता है, कल को और कुछ नया चीज निकल के आ जाएगा, कल को और कुछ नया चीज निकल के आ जाएगा। तो जैसे जैसे टाइम बीतेगा, जैसे हम लोग का टेक्नोलॉजी एडवांस होगा, बहुत सारी चीजें नई निकल के आएंगी, एलिमेंट्स नए निकल के आ जा रहे हैं, ऐसा एक और एलिमेंट हो सकता है, ऐसा एक और एलिमेंट हो सकता है। तो इस डिस्कशन में तो नहीं कर रहे अपना टाइम खराब, कोई मतलब नहीं इस चीज का। और कोई डाउट है तो पूछो। सर स्ट्रेंड कार्बोकैटायन, क्या स्ट्रेंड कार्बोकैटायन, स्ट्रेंड स्ट्रेन सर, स्ट्रेन यस सर, स्ट्रेंड कार्बोकैटायन। करना क्या है इसमें, मतलब क्या, कहाँ पे ये चीज एक कौन से कॉन्टेक्स्ट में रिलेटेबल? स्ट्रेन कार्बोकैटायन मतलब ये ले लो, अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो नॉर्मली हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए, sp2, और sp2 में बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए, 120 डिग्री। यहाँ पे एंगल कितना है, तो 60 डिग्री। तो स्ट्रेन कार्बोकैटायन, बट किस कॉन्टेक्स्ट में ये चीज यूज किया गया है? सर इंटरमीडिएट में भी होता है स्ट्रेन, ले सकते हैं। इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन क्या है? इंटरमीडिएट ही तो है। कार्बोकैटायन रिएक्टेंट या प्रोडक्ट है क्या? तो कार्बोकैटायन अगर इंटरमीडिएट है तो इंटरमीडिएट में, अगर स्ट्रेन है तो इंटरमीडिएट में। कार्बोकैटायन स्ट्रेन बोल दिया, बट स्ट्रेन्ड कार्बोकैटायन मतलब वो तो ऐसा चीज हो गया कि ठीक है यहाँ कार्बोकैटायन में स्ट्रेन हो रखा है तो स्ट्रेन्ड मॉलिक्यूल ही है। अगर मॉलिक्यूल स्ट्रेन्ड है तो कार्बोकैटायन अगर उसमें बना ही दिए तो भी तो स्ट्रेन्ड रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये स्ट्रेन्ड नहीं है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में अगर फ्री छोड़ दिया एटम को तो 120 डिग्री पे आना चाहेगा सब कुछ, तो स्ट्रेन्ड नहीं है। अगर थोड़ा भी अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बना दिया, जैसे CH3 है, CH3 और H है, तो ये स्ट्रेन्ड कार्बोकैटायन होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम लोग का जो बॉन्ड एंगल वाला पार्ट है वो थोड़ा अलग होगा। मतलब नॉर्मली 120 डिग्री होना चाहिए, बट यहाँ तो बॉन्ड एंगल वाले पार्ट में CH3 का रिपल्शन का फैक्टर ज्यादा है, तो मॉलिक्यूल अपने नॉर्मल बॉन्ड एंगल से थोड़ा चेंज होने की कोशिश करेगा, स्ट्रेन बोल सकते हैं। पर ठीक है, ये मतलब काम का टर्म नहीं है। ये ऐसा है कि एक टर्म इंट्रोड्यूस कर दिया, स्ट्रेन्ड मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल में डेविएशन हो गया तो स्ट्रेन्ड मॉलिक्यूल है, तो स्ट्रेन्ड कार्बोकैटायन बोल दिया। और कोई डाउट? सारा 6 महीने का डाउट बचा करके रखते हुए क्या सब लोग बढ़िया बढ़िया डाउट पूछ रहे हैं? यही डाउट पहले पूछ लिया करो, इतना गाली सुना है तुम लोग, पहले ही डाउट पूछ लिया करता। और एक डाउट कोई बोल रहे थे, क्या डाउट था? सर उस एक्सपेरिमेंट में ब्लैक होल बन रहा था। ऐसा बोला जा रहा था कि ब्लैक होल बन जाएगा, ब्लैक होल क्रिएट हो जाएगा, सारा अर्थ उसमें डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो इसलिए एक्सपेरिमेंट नहीं कराना चाहिए। उसका कोर्ट में केस चला है जो हमको मालूम है, बहुत हम डिटेल में नहीं सुने कभी, बट द बिगेस्ट एक्सपेरिमेंट 2009 या 2010 के टाइम पे आया था। उसको बहुत लोग अपोज कर रहे थे कि ऐसा नहीं करना चाहिए। ज्यादा तो ये एक नोवेल में भी कहीं पे आया था, हम नोवेल वो पढ़े हैं, वहाँ पे वो साइक्लोट्रॉन कोलाइडर जो है उसमें यही चीज चल रहा था, यही चीज पे डिस्कशन चल रहा था कि उससे जो अर्थ की उत्पत्ति कैसे हुई है, अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ है, इसके बारे में पता चल जाएगा हम लोग को, अगर हम लोग ये एक्सपेरिमेंट करा देते हैं तो धरती की उत्पत्ति कैसे हुई है उस चीज के लिए वो एक्सपेरिमेंट किया गया था, करने का प्लान कर रहे थे सब लोग, इसलिए उसको द बिगेस्ट एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। और कोई डाउट? चलो अगर डाउट नहीं है तो हम क्लास शुरू करते हैं, बहुत सारा बकवास कर लिया। सबसे पहले हेडिंग डालो भाई साहब, रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, और थोड़ा जल्दी जल्दी नोट करना, बहुत देर से डिस्कशन हुआ है। ब्रैकेट में लिख लेना HX। HX वाले पार्ट के रिएक्शन बहुत ही सिंपल टाइप के, मतलब HX के रिएक्शन में ज्यादा हम लोगों को सोचने की जरूरत नहीं है। अगर एक अल्कीन वाला पार्ट दे रखा और इस अल्कीन वाले पार्ट के रिएक्शन अगर हम लोग HX के साथ कराते हैं
तो सिंपली एक कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन का एडिशन होगा, एक कार्बन के ऊपर हेलोजन का एडिशन होगा। मतलब हम लोग प्रोडक्ट वाले पार्ट में अल्काइल हैलाइड वर्ड आराम से मेंशन कर सकते हैं। और उसमें डिपेंड करता है कि हम लोगों का मेजर माइनर क्या निकल के आएगा, वो रिएक्टेंट के ऊपर आराम से डिपेंड कर सकता है। अगर दो डिफरेंट कार्बोकेटायंस बनेंगे तो लास्ट क्लास में मार्कोवनिकोव रूल मेंशन किया था। ऑल्दो मार्कोवनिकोव रूल के रूल को याद मत रखना, हमेशा प्रोडक्ट बनाते वक्त दोनों में से कौन सा स्टेबल कार्बोकेटायन है ये देखना, और उसके हिसाब से क्या कार्बोकेटायन रिएरेंजमेंट पॉसिबल है कि नहीं है ये चीज जज करना, फिर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कराना है। कभी भी ये मत सोच के बैठ जाने के मार्कोवनिकोव रूल के हिसाब से, वो रूल केवल रूल जानने के लिए याद रखो, लेकिन उसका एप्लीकेशन यूज मत करना कभी। जैसे सेजेफ रूल है, तो कभी भी तुम लोग को बोले कि उसका रूल को यूज नहीं करना, बस सवाल बनाते हो स्टेबिलिटी के हिसाब से काम करना है। सेम कंसंट्रेशन यहाँ पे भी रहेगा। बाकी रिएक्शन मैकेनिज्म हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, बहुत ही सिंपल सा रिएक्शन मैकेनिज्म था कि अगर हम लोग मैकेनिज्म वाइज बात करें तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन वाले पार्ट का जब रिएक्शन HX के साथ कराएंगे तो सबसे पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन होगा, और इलेक्ट्रोफाइल वाले पार्ट में हम लोग का H+ ही इलेक्ट्रोफाइल है, जिसके एडिशन पे अल्कीन के ऊपर हम लोग का यहाँ पे X वाले पार्ट को हम लोग ब्रेक करके आराम से हटा सकते हैं। तो अपने पॉसिबिलिटीज में दो कार्बोकेटायन बन सकता है, और दो कार्बोकेटायन के फॉर्मेशन के साथ साथ X- बनेगा। वही X- वाला पार्ट इन दोनों हेलोजन के ऊपर ऐड होकर के आराम से दो प्रोडक्ट बना सकता है। जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसी के ऊपर हेलोजन का एडिशन करा के अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन करा सकते हैं। पहला पार्ट अपना RDS है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल सा स्टेप है, बोल सकते हैं ऐसा हम लोग। नोट कर लो और नोट करते जाना, सारी चीज को नोट करते जाना, सुनते जाना। मैकेनिज्म लास्ट क्लास में जो बोला था सेम मैकेनिज्म है, बस 2-3 एक्स्ट्रा पॉइंट्स अगर आने हैं तो आएंगे, अदरवाइज बस क्वेश्चन सॉल्व करते चले जाना होगा अपने को। ये स्टीरियोकेमिस्ट्री जनरलाइज है, रेट ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, और अगर कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी सेम है तो ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक अल्कीन ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन शो करेगा। इन सब पॉइंट्स को यूज करते हुए चलना है अपने को। ये एक चीज खुद से सोच के देखना कि इसमें क्या ऑर्डर होना चाहिए और क्यों। जितना पढ़ाया है तुम लोगों को, जितना ज्ञान मिला है, उसके हिसाब से सवाल सॉल्व किया जा सकता है। अगर हम लोग हाइड्रोजन हैलाइड के रिएक्टिविटी के हिसाब से बात करें तो HI, HBr, HCl, HF में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा, सबसे लोएस्ट रिएक्टिविटी किसका होगा? और ऑब्वियस सी बात है, आइदर HI सबसे ज्यादा होगा या फिर HF सबसे ज्यादा होगा। कौन होगा सबसे ज्यादा रिएक्टिव और क्यों? इस चीज का लॉजिक जितना पढ़ाया है उसके हिसाब से बता सकता है। बताओ भी, कोई भी बताओ, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होना चाहिए और क्यों? आदित्य, सर पहला वाला सबसे ज्यादा। क्यों क्यों? पहला वाला क्यों? आंसर ठीक है, पहला वाला सबसे ज्यादा होगा। क्यों ऐसा? बहुत ही एलिमेंट्री कंसेप्ट है। अल्कीन के ऊपर HX का रिएक्शन करा रहे हैं और प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो पहला रिएक्टेंट ज्यादा रिएक्टिव हो या दूसरा रिएक्टेंट ज्यादा रिएक्टिव हो, दोनों में से कोई भी ज्यादा रिएक्टिव होगा तो रिएक्शन ज्यादा रिएक्टिव नेचर का होगा, रिएक्टिविटी ज्यादा हाई होगा। तो HX वाला पार्ट अगर ज्यादा रिएक्टिव लेके चलते हैं तो HI सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है, या फिर बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे वीकर है, सबसे इजीली ब्रेक कर जाएगा H+ वाला पार्ट। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड HI है, तो आराम से सबसे ज्यादा रिएक्टिव नेचर का HI है और सबसे ज्यादा जल्दी रिएक्शन कर पाएगा, ऐसा हम लोग आराम से बोलते हुए काम कर सकते हैं। तो अगर हम लोग HX के साथ रिएक्शन कराएंगे तो आराम से HI, HBr, HCl और HF, ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर ध्यान रखना है। प्रोडक्ट में अल्काइल हैलाइड बनेगा, कैसे प्रोडक्ट बनेगा ये हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चंस में एक ही बार देख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके बाद दूसरा हेडिंग डाल देना अपने कॉपी में, रिएक्शन विद H2O, और H2O में हम लोग H+ के फॉर्मेशन में ही रिएक्शन कराते हैं, H+ के प्रेजेंस में ही रिएक्शन कराते हैं। उसके पीछे 2-3 पॉइंट्स है जिसका ध्यान रखना है, और इस चीज को हम लोग हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन बोलते हैं। अब ऑल्दो वाटर के साथ रिएक्शन को हम लोग हाइड्रोलिसिस बोलते हैं, लेकिन अल्कीन के केस में हाइड्रोलिसिस वर्ड यूज नहीं किया जाता, हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन वर्ड यूज किया जाता है।
अगर हम लोग का H2O के साथ रिएक्शन होता है तो उस केस में अल्कीन के साथ हम लोग आराम से हाइड्रेशन वर्ड एसोसिएट कर सकते हैं। पहला पार्ट जो ध्यान रखना है, अगर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का रिएक्शन H2O के साथ कराएंगे तो इस केस में नो रिएक्शन, ये पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है। लेकिन अगर हम लोग इसी केस में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का रिएक्शन H2O के साथ कराएं लेकिन हम लोग H+ यूज करें एज अ कैटलिस्ट, तब उस केस में प्रोडक्ट वाले पार्ट में H2O में, और कैटलिस्ट बोल रहे हैं हम लोग, कैटलिस्ट का मतलब H+ पार्टिसिपेट करता है लेकिन कंज्यूम नहीं होता है, हम लोग को मिल जाना चाहिए। H2O वाले पार्ट को अगर कंसिडर करें तो जैसे HX था तो यहाँ से H+ और X- मिला, तो H2O में हम लोग आराम से इसको ब्रेक करके H+ और OH- की बात कर सकते हैं। तो एक कार्बन के ऊपर अल्कीन में H+ ऐड होगा, दूसरे के ऊपर OH- ऐड होगा, मतलब जो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है। तो H2O में न्यूक्लियोफिलिक पार्ट क्या होता है? तो H2O में न्यूक्लियोफिलिक पार्ट OH- होता है। न्यूक्लियोफिलिक पार्ट को आराम से एक कार्बन पे ऐड कर सकते हैं और H+ को एक कार्बन पे ऐड कर सकते हैं। पॉसिबिलिटी दोनों है, हम लोग आराम से OH वाले पार्ट को किसी भी एक कार्बन पे डाल सकते हैं, डिपेंड करेगा कौन सा कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है। अगर हम लोग केवल H2O लेके चलते तो इस केस में जो H+ है वो सफिशिएंटली एसिडिक नेचर का नहीं होता है। जैसे हाइड्रोजन हलाइड था तो काफी स्ट्रॉन्ग एसिडिक पार्ट है, आराम से बॉन्ड ब्रेक होगा और H+ वाला पार्ट अल्कीन पे ऐड हो जाता है, इसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन वाटर का एसिडिकेशन बहुत हाई नहीं होता है, तो वाटर के केस में H+ वाला पार्ट सफिशिएंटली एसिडिक नेचर का नहीं होता, अल्कीन पे डायरेक्टली एडिशन में नहीं जा सकता है। तो H+ का अच्छा एसिडिक बिहेवियर नहीं होने की वजह से हम लोग अल्कीन पे वाटर के H+ को डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते हैं। ये सबसे पहला पॉइंट है जिसको हम लोग को ध्यान रखना होता है। इस वजह से H2O पे डायरेक्ट रिएक्शन नहीं होता, एक कैटलिस्ट चाहिए होता है H+ वाला पार्ट। खैर रिएक्शन नोट करो, इसके नीचे ये पॉइंट नोट करवाएंगे और पॉइंट को स्टार मार्क करके रखना। The H+ of H2O is not sufficiently electrophilic to carry out reaction or H+ is added as a catalyst. H+ is added as a catalyst. और कैटलिस्ट वाले पार्ट का हम लोगों के जिंदगी में बस रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाने से रिलेटेड रोल होता है। बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैटलिस्ट का रोल वो भी इस तरह का, जो एक्वस वाला पार्ट कैटलिस्ट है, H+ वाला पार्ट कैटलिस्ट है। एक्चुअल में H+ कैटलिस्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, ऐसा नहीं कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, लेकिन हम लोग को बाद में H+ वापस से मिल जाता है तो हम लोग इसको आराम से कैटलिस्ट बोला करते हैं। रिएक्शन का दो पार्ट है, दोनों को यूज कर सकते हैं हम लोग। हम पहले जो पार्ट बताएंगे एक्चुअल में यही पार्ट सही है, लेकिन उसको हम लोग इग्नोर करके भी चले तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे सबसे पहला पार्ट ये, अगर मान लो एक अल्कीन लेके चले और इसका रिएक्शन H+ के साथ कराएं, तो हम लोगों के उस मीडियम में जहाँ रिएक्शन हो रहा है वहाँ पे H2O भी तो एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर अपने पास एक H+ वाला पार्ट दे रखा जो कि कैटलिस्ट के लिए हम लोग यूज किए थे, उसके साथ रिएक्शन करने के लिए अल्कीन भी प्रेजेंट है और H2O भी प्रेजेंट है, और अल्कीन और H2O में जो ज्यादा बेटर बेस होगा या जो ज्यादा बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा वही रिएक्शन करना चाहेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ज्यादा बेटर न्यूक्लियोफाइल तो ज्यादा अच्छे से रिएक्शन करना चाहेगा। अल्कीन में दो ही इलेक्ट्रॉन है, वो दोनों दो कार्बन में डिस्ट्रीब्यूटेड है, जबकि H2O में ऑक्सीजन के ऊपर दो लोन पेयर है। तो ऑब्वियस सी बात है H2 वाला पार्ट ज्यादा बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा या ज्यादा बेटर बेस होगा। तो आराम से सबसे पहले स्टेप में जो रिएक्शन है वो H2O और H+ का होना चाहिए, मतलब अल्कीन के ऊपर रिएक्शन होता भी नहीं अभी। तो अगर सबसे पहले स्टेप में रिएक्शन H2 और H+ का होगा तो यहाँ से तो हम लोग को H3+ मिल जाएगा, मतलब अपने रिएक्शन में अल्कीन के ऊपर अभी भी H+ का एडिशन नहीं हुआ, H3+ का फॉर्मेशन हुआ। लोगों को ये स्टेप का आइडिया भी नहीं होता कि ऐसा कुछ स्टेप होता है, बट ये स्टेप ध्यान रखना होता यही है। लेकिन अगर ये स्टेप होता भी है तो उसके बाद जो वो H3+ है, अगर थोड़ा बहुत NCERT में आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ा होगा तो उसमें एक चीज होता है, H3+ बहुत स्ट्रॉन्ग एसिडिक पार्ट होता है,
और जिस एसिड का pKa वैल्यू या फिर जिस एसिड का Ka वैल्यू H3O प्लस वाले पार्ट से ज्यादा होता है उसका हम लोग कैटेगरी को स्ट्रॉन्ग एसिड बोला करते हैं। जैसे HCl है, HBr है, इन सब का Ka वैल्यू H3O प्लस के Ka वैल्यू से ज्यादा होता है, तो इसी वजह से HCl को H2SO4 को हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड बोला करते हैं। इस एक चीज का थोड़ा ध्यान रखना। मतलब जैसे है ना कि HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, CH3COH वीक एसिड है, ऐसा क्यों, कैसे डिफाइन किया है? तो सिंपली H3O प्लस के रेफरेंस में चलता है। जो भी एसिड H3O प्लस से ज्यादा एसिडिक है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, जो उसके नीचे होगा उसको वीक एसिड के कैटेगरी में डाला जाता है। तो H3O प्लस काफी स्ट्रॉन्ग बिहेवियर शो करता है एसिडिक नेचर में। तो होता क्या है, जैसे मान लो कि अल्कीन लेके चले और इसका रिएक्शन HX के साथ कराए, तो अल्कीन में जो इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन के ऊपर गया, यहाँ से X को ब्रेक करके हटाए, तो सेम कंसिडरेशन यहाँ पे आएगा हम लोगों के। अल्कीन वाला पार्ट इस H प्लस के साथ कंबाइन करेगा H3O प्लस में से, और यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक करके हम लोग आराम से ऑक्सीजन को यहाँ से हटा दिए। तो हम लोगों के प्रोडक्ट में अल्कीन के ऊपर H प्लस का एडिशन हुआ, एक कार्बोकेटायन बनेगा और साथ ही साथ H2O ग्रुप बाहर निकल के चला गया। तो रिएक्शन ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप का है, लेकिन ये एक एक्स्ट्रा स्टेप है जिसका ध्यान रखना है, नॉर्मली लोगों को पता नहीं होता। ऑल दिस से फर्क नहीं पड़ रहा है। जैसे लोग करते क्या है कि सीधा अल्कीन के ऊपर H प्लस का एडिशन करा देते हैं, तो सीधा अल्कीन के ऊपर H प्लस का एडिशन कराएंगे तो ये डायरेक्टली मिल जाएगा, इसमें दिक्कत भी नहीं है। हम लोग भी यही कराएंगे, कराने में कोई दिक्कत नहीं है, प्रोडक्ट ऐसे ही बनता है। H3 प्लस बन भी गया तो भी तो H प्लस का एडिशन होना ही है, हम लोग भी यही कराएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम लोग हमेशा H3 प्लस के थ्रू रिएक्शन कराया करते हैं। इस चीज का बस ध्यान रखना, यूज नहीं करना बट ध्यान रखना है, इफेक्ट ऐसा कुछ होता है। अब इसके बाद क्या करना है, तो इसके बाद सिंपली H2 वाले पार्ट का लोन पेयर इस हम लोग कार्बोकेटायन के ऊपर कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, और जब कार्बोकेटायन के ऊपर कोऑर्डिनेट करेंगे तो फिर से एक और स्टेप का ध्यान रखना है, क्योंकि हम लोग H2O को कोऑर्डिनेट किए तो इस केस में हम लोग का OH एडिशन नहीं होगा, H2 एडिशन होगा। अगर H2 एडिशन होगा तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जाएगा। इस तरह का चीज हम लोग SN1 के हाइड्रोलिसिस में करते थे कि जब हम लोग का हेलोजन हटा, कार्बोकेटायन बना, फिर H2O जब ऐड हुआ तो OH2 प्लस बना, फिर वहां से H प्लस हटाया करते थे। क्योंकि हम लोग बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं, डिस्कस करते आ रहे हैं कि जब भी कभी ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो उस केस में H प्लस हटा करके कंपाउंड को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, मतलब अपने प्रोडक्ट में अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये हम लोग का बेसिक पार्ट है जो हम लोग को कंसिडर करना होता है। तो अल्कोहल के प्रिपरेशन का बड़ा सिंपल सा मेथड है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। और अल्कोहल का जो प्रिपरेशन होगा उसमें एक चीज ध्यान रखना कि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्टेप रहेगा। अभी तक हम लोग के पास कितना स्टेप हुआ करता था, तो 2 स्टेप होता था। और स्टेप का मतलब कार्बन के ऊपर कब से रिएक्शन शुरू हुआ, स्टेप हम लोग वहां से काउंट करते हैं। मतलब जब भी कभी हम लोग एनर्जी कोऑर्डिनेट डायग्राम बनाएंगे तो कार्बन चेन के ऊपर जब से रिएक्शन शुरू होता है तब से हम लोग 0 टाइम लेना शुरू करते हैं। कार्बन से पहले ये जो रिएक्शन हुआ ये अपने काम का नहीं है, होता ये है, बट क्योंकि कार्बन के ऊपर रिएक्शन नहीं हुआ तो इस स्टेप को हम लोग को कंसिडर नहीं करना है, तो ये स्टेप तो नेग्लेक्ट कर दिया। होता है बट ये अपने काम का नहीं है। यहाँ पे ये फर्स्ट स्टेप हो गया सबसे पहला, फिर यहाँ पे दूसरा स्टेप हो गया निक्लोफाइल का एडिशन, और अभी भी उसी कार्बन कंपाउंड से ही H प्लस को हटा के हम लोग थर्ड स्टेप फॉलो कर रहे हैं। मतलब अपने इस रिएक्शन के टाइम पे टोटल 3 स्टेप में रिएक्शन हो रहा है, और अगर 3 स्टेप में रिएक्शन हो रहा है तो एनर्जी कोऑर्डिनेट डायग्राम में 2 इंटरमीडिएट बनेगा। इससे पहले वाले केस में HX में अगर रिएक्शन कराते तो 2 स्टेप में रिएक्शन था। 2 स्टेप में रिएक्शन का मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को कंसिडर करें तो सिंपली एक कार्बोकेटायन बनेगा और एक प्रोडक्ट बन रहा है। बट यहाँ पे केवल कार्बोकेटायन नहीं बन रहा, कार्बोकेटायन बनने के बाद ऑक्सीजन वाले पार्ट के ऊपर भी हम लोगों को पॉजिटिव चार्ज मिल रहा है। इस चीज को हम लोग ऑक्सोनियम आयन बोल के चलते हैं। ये भी अपना प्रोडक्ट नहीं है, मतलब ये भी एक इंटरमीडिएट बनेगा, तब जाके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करा रहे हैं। सबसे पहला चीज ये कि अल्कीन में और ये प्रोडक्ट में ज्यादा स्टेबल कौन सा है, तो पाई बॉन्ड में और सिग्मा बॉन्ड में ऑब्वियस सी बात है सिग्मा बॉन्ड वाला पार्ट ज्यादा स्टेबल होगा। इसका मतलब रिएक्टेंट वाले पार्ट में और प्रोडक्ट वाले पार्ट में प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगा। फिर उसके बाद हम लोग का यहाँ कार्बोकेटायन वाला पार्ट निकल के आ गया और ऑक्सोनियम आयन निकल के आ गया। तो एक चीज बताओ, खुद से सोच के बताओ, इस पार्ट में और ये इंटरमीडिएट में, मतलब इंटरमीडिएट 1 और 2 में कार्बोकेटायन में और ऑक्सोनियम आयन में ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? कोई भी आदमी बता सकता है? आयन में और कार्बोकेटायन में ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? नहीं सूरज बताओ भाई। सर कार्बोकेटायन वाला।
कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होगा, क्यों? क्या कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होगा? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कार्बन, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होगा। गलत चीज है। यहाँ वाले पार्ट में ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, SN1 में डिस्कस किए थे इस चीज को। ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, जबकि ऑक्सोनियम आयन में ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है। अगर ऑक्टेट होता है तो मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू इनकम्प्लीट ऑक्टेट। इसका मतलब ऑक्सोनियम आयन में और कार्बोकेटायन वाले पार्ट में हम लोग का कार्बोकेटायन लेस स्टेबल होगा, ऑक्सोनियम आयन ज्यादा स्टेबल होगा। तो हम लोग रिएक्शन वाले पार्ट में सबसे पहला स्टेप RDS, फिर उसके बाद हम लोग आराम से ऐसा कोई डायग्राम बनाते हुए काम कर सकते हैं। ध्यान रखना है एनर्जी कोऑर्डिनेट डायग्राम बनाते वक्त मैकेनिज्म का कितने स्टेप्स हुए, रिएक्टेंट क्या था, प्रोडक्ट क्या था, उसमें हायर एनर्जी पे कौन सा होगा, लोअर एनर्जी पे कौन सा होगा, कितने इंटरमीडिएट बने, ज्यादा अनस्टेबल इंटरमीडिएट कौन सा है वो एनर्जी हायर डाल देंगे, आराम से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करा सकते हैं एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन में। इन स्टेप्स का थोड़ा ध्यान रखना और प्रोडक्ट आराम से बना सकते हैं। नोट करते चले जाओ इस चीज को। ऊपर वाले में रीजन खुद से लिख लेना, इसमें लिख लेना स्ट्रॉन्ग बेस। ये मतलब पॉइंट का थोड़ा ध्यान रखना है, इसका यूज नहीं आता है कहीं भी। तो सीधा अल्कीन पे H+ का एडिशन करा दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बट पॉइंट का थोड़ा ध्यान रखना। और क्योंकि हम लोग केवल वाटर के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तो इस केस में तो फिर हम लोगों को रिएक्टिविटी ऑफ वाटर से भी मतलब नहीं है। अल्काइल हाइड्रोजन हैलाइड अलग अलग हो सकता था, वाटर तो वाटर है। और इसको नोट करने के बाद एनर्जी कोऑर्डिनेट डायग्राम मेंशन कर लेना, कार्बोकेटायन, ऑक्सोनियम आयन। उसके बाद जो तीसरा रिएक्शन है, वो तीसरा रिएक्शन में कोई डिफरेंस नहीं है। तीसरा रिएक्शन वाटर के जैसा ही रिएक्शन कंसिडर करके चलते हैं हम लोग। रिएक्शन विथ क्या, सिंपली ऐसा कर देते हैं, एडिशन ऑफ अल्कोहल, और इसी में हम लोग थायोल भी कंसिडर कर लेंगे, RSH के साथ H+ वाला पार्ट। थायोल का एक और नाम होता है मरकैप्टन, नाम ध्यान रखना। अभी मेडिकल वाले में एक क्वेश्चन डाले थे कि मरकैप्टन किसको बोला जाता है, उसका सवाल भी लोग जवाब नहीं दे पाए। नोमेनक्लेचर में ये सब चीज बहुत बेसिक चीजें हैं, थोड़ा ध्यान रखा करना। अल्कोहल वाला पार्ट लो या थायोल वाला पार्ट लो, अब तक प्रोडक्ट बनाना बहुत ही ईजी हो गया है। सिंपली कुछ करना नहीं होगा हम लोगों को, एक कंपाउंड के
इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक पार्ट को आइडेंटिफाई करना है। तो अल्कोहल को हम लोग पहले भी देख चुके हैं SN1 SN2 सॉरी SN1 रिएक्शन में कि अल्कोहल में RO माइनस वाला पार्ट न्यूक्लियोफिलिक पार्ट होता है और H+ वाला पार्ट इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट है। तो सिंपली प्रोडक्ट बनाते वक्त हम लोग कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में पहले इलेक्ट्रोफाइल को ऐड कराएंगे, कार्बोकैटायन बना के न्यूक्लियोफाइल में ये जो ऑक्सीजन है उसको ऐड करा के OR ग्रुप बना सकते हैं। मतलब अपने प्रोडक्ट में ईथर का फॉर्मेशन होगा। सेम कंसंट्रेशन वाटर के जैसा। वाटर में हम लोग H+ को यूज करते हैं एज अ कैटलिस्ट, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच होता है कंप्लीटली इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का नहीं होता। तो यहाँ पे भी वही कैटलिस्ट लेके चलना है। सेम मैकेनिज्म होगा, सेम टाइप का स्टेप होगा, कहीं कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है। तो इसलिए इसका मैकेनिज्म हम लोग मेंशन नहीं करेंगे। और अगर इसी के जगह पे हम लोग RSH लेकर के चले तो RSH वाले पार्ट में हम लोगों को RS माइनस मिलेगा और साथ ही साथ H+ मिलेगा। बस सिंपली एक कंपाउंड के अंदर इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक पार्ट आइडेंटिफाई करना है। और यहाँ पे H+ का जब हम लोग एडिशन कराएंगे तो प्रोडक्ट में S के साथ R ग्रुप मिलेगा, जहाँ ऑक्सीजन था वहाँ पे सल्फर हो जाएगा। और क्योंकि सल्फर है तो थायो वर्ड लगा सकते हैं आराम से, थायो ईथर वर्ड मेंशन किया जा सकता है। तो ईथर बनेगा या फिर थायो ईथर का फॉर्मेशन हो सकता है। ये 4 रिएक्शंस का थोड़ा ध्यान रखना। जो कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन है वो रिएक्शन हम लोग अगर कराए, चलो ठीक है पहले इसको नोट करो आराम से। अगर डीपीपी में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का सवाल होगा तो उसको सॉल्व मत करना। क्वेश्चन क्योंकि हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया तो अभी सॉल्व मत करना डीपीपी। एक दिन बस और रुक जाना, आज भी शायद क्वेश्चन करा नहीं पाएंगे। आज बुकलेट में जो सवाल लेंगे बस उनको ट्राई करके देखना। ऑल्दो बनाना होगा तो बना सकते, लास्ट क्लास में बहुत कुछ बता दिया तुम लोगों को। इसके बाद हम लोगों का एक और रिएजेंट बच जाता है जो कि हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड कंसिडर कर सकते हैं, एडिशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ऑल्दो एडिशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड वर्ड इन जनरल मिलता नहीं है हम लोगों को, बट फिर भी अगर हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड का एडिशन कराते हैं तो भी इन जनरल हम लोग H+ के जैसा यूज कर लेते हैं। ऑल्दो ये एसिडिक हाइड्रोजन है इसके पास, बट फिर भी कैटलिस्ट में H+ होता है। तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में अगर हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड का एडिशन कराएंगे तो बेसिकली इस पूरे पार्ट में न्यूक्लियोफिलिक पार्ट RC डबल बॉन्ड O- है, सबसे पहला चीज। और उसके अलावा H+ वाला पार्ट। एक चीज थोड़ा ध्यान रखना, कुछ लोग ऐसा बोल सकते हैं जैसे मान लो जो H+ है अगर उसको हम लोग अल्कीन पे ऐड करा दे तो अल्कीन पे ऐड कराने पे ऐसा कुछ निकल के आएगा, एक H+ ऐड हुआ और यहाँ पॉजिटिव चार्ज। इसके अलावा जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसमें अपने पास एडिशन करने के लिए 2 पॉसिबिलिटी है, यहाँ का ऑक्सीजन ऐड हो सकता है या फिर यहाँ का ऑक्सीजन ऐड हो सकता है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कहीं के भी ऑक्सीजन को ऐड करो प्रोडक्ट सेम ही बनने वाला है। क्यों सेम बनने वाला है उसको पहले हम एक्सप्लेन करते हैं, फिर प्रोडक्ट को मेंशन करेंगे। अगर ये ऊपर वाला ऑक्सीजन हम लोग ऐड करते हैं तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन वाला पार्ट डबल बॉन्ड कार्बन, इसके ऊपर OH ग्रुप है और यहाँ पे कार्बन चेन है, ऐसा कुछ लिख दिया। और क्योंकि ऑक्सीजन न्यूट्रल था, लोन पेयर कोऑर्डिनेट किया तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। और इस पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए ये रेजोनेंस में जाएगा, इसको यहाँ से हटा सकते हैं। तो अपने प्रोडक्ट में कार्बन कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड हटा और नीचे वाले पार्ट में ऑक्सीजन के ऊपर जहाँ पे हाइड्रोजन है वहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा और पॉजिटिव चार्ज। और क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और हाइड्रोजन है तो आराम से यहाँ से हाइड्रोजन को हटा करके कंपाउंड को हम लोग न्यूट्रलाइज करके कार्बन कार्बन ऑक्सीजन कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन R बना सकते हैं। और अगर हम लोग नीचे वाले पार्ट को ऐड कराएं तो नीचे वाले पार्ट के एडिशन में भी हम लोग को सेम ही टाइप का स्ट्रक्चर आने वाला है। अगर नीचे वाले पार्ट को ऐड कराएंगे तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आएगा। हम लोग कार्बन के ऊपर OH वाले पार्ट का ऑक्सीजन लोन पेयर कोऑर्डिनेट किया तो इस पे पॉजिटिव चार्ज C डबल बॉन्ड O R, और क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और H है तो इसको यहाँ से हटा करके हम लोग इसी स्ट्रक्चर में जा सकते हैं। कार्बन कार्बन 2 है, फिर वहां से एक ऑक्सीजन अटैच होगा, फिर ऑक्सीजन से C डबल बॉन्ड O अटैच होगा और उसके अलावा एक कार्बन चेन अटैच होगा। तो OH ग्रुप को कोऑर्डिनेट कराओ या फिर ऑक्सीजन के लोन पेयर को कोऑर्डिनेट कराओ, दोनों में एग्जैक्टली सेम ही पॉसिबिलिटी आने वाला है। मतलब अपने प्रोडक्ट वाले पार्ट में हम लोग आराम से एक ईस्टर ग्रुप का फॉर्मेशन करा सकते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड वाले पार्ट में ऑक्सीजन से कार्बन चेन अटैच हो गया तो ईस्टर का फॉर्मेशन कंसिडर किया जा सकता है। ऑल्दो ईस्टर के प्रिपरेशन के लिए बहुत अच्छा मेथड नहीं मानते इस चीज को, कार्बोक्सिलिक एसिड और
अल्कोहल ज्यादा बेटर सुटेबल मेथड है, बट फिर भी हम लोग यूज तो कर ही सकते हैं नोट कर लो रिएक्शन को। बस ध्यान रखना है इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट क्या है और न्यूक्लियोफिलिक पार्ट क्या है। H+ ऐड किए, फिर न्यूक्लियोफिलिक पार्ट ऐड करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करा दिए। नीचे वाले पार्ट को नोट करने की जरूरत नहीं है, वो समझने के लिए था, तो याद रहेगा। मैकेनिज्म सबका सेम है, पहले इलेक्ट्रोफाइल ऐड करो फिर न्यूक्लियोफाइल ऐड करो। बस वाटर में, अल्कोहल में, कार्बोक्सिलिक एसिड में एक एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशन आ गया। पहले स्टेप में ऑक्सोनियम आयन बना, वो अपने काम का नहीं था। सॉरी, पहले स्टेप में ये हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन हुआ H3O+, वो अपने काम का स्टेप नहीं था। लेकिन जब फर्दर स्टेप्स हुआ तो ऑक्सोनियम आयन मतलब ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और उसके बाद फिर हम लोग कुछ वहां से H+ हटा के प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो उस एक स्टेप का ध्यान रखना, जिसकी वजह से एनर्जी कोऑर्डिनेट डायग्राम में 2 इंटरमीडिएट निकल के आ जाता है। उस एक चीज का थोड़ा ध्यान रख के काम करना होता है। अरे यार, और अगर इसको नोट कर लिया होगा तो बुकलेट में कुछ होमवर्क दे रहे हैं, उनको ट्राई करके देखना। सिंपल कुछ क्वेश्चन है, उन्हीं को ट्राई करना, ज्यादा क्वेश्चन ट्राई करने की जरूरत नहीं अभी। बुकलेट के एक्सरसाइज 1 में फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, 13 का पहला पार्ट कर सकते हैं। ये पहला पार्ट देखा हुआ है तुम लोग का, 13 का पहला पार्ट। क्वेश्चन नंबर 75 ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 75 तो मेरा 4 कभी नहीं कर सकते। H2PdBSO4 H3O+ KMnO4 अभी नहीं कर सकते। उसके बाद एक्सरसाइज 2 वाले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19, ये सब रिएक्टिविटी का सवाल है। एक्सरसाइज 3 में क्वेश्चन नंबर 6, 7, हाँ ठीक है, इतने ही क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। इतने क्वेश्चन ट्राई करके आना, बाकी फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में आराम से शुरुआत में कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, आसान भारी सारा टाइप का, और एक वर्कशीट आराम से दे सकते हैं। और नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग जो दूसरा बचा हुआ पार्ट था, एडिशन ऑफ हैलोजन, वो सब सारे का डिस्कशन करेंगे। अगर किसी को कोई डाउट है तो आराम से पूछ सकता है। बोलो भैया, अगर किसी को कोई डाउट है तो। चलो ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। आज के लिए इतना ही।